जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री, लॉ, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स सभी को एक थ्रेड में जोड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ फिलिस्तीन के डिमांड की। तो फिलिस्तीन ने यूनाइटेड किंगडम से 2 ट्रिलियन ब्रिटिश पाउंड की क्षतिपूर्ति मांगी है, मतलब लगभग 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ये अमाउंट यूके की जीडीपी का आधे से भी ज्यादा है। इतना बड़ा क्लेम पहले कभी फिलिस्तीन की तरफ से ऑफिशियली सामने नहीं आया था। और इस डिमांड की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी टाइमिंग। अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूके एंड कुछ अदर कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, पोर्चुगल एंड और भी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को ऑफिशियली स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। मतलब एक तरफ डिप्लोमेटिक स्टेप लिया गया, दूसरी तरफ फिलिस्तीन ने 2 ट्रिलियन की डिमांड रख दी और अब इस वजह से यूके को बहुत एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ रही है। बट आपके मन में सवाल आ सकता है कि अचानक ये डिमांड कहाँ से आ गई। इंडिया का तो हमें समझ आता है कि हमसे तो 65 ट्रिलियन लूटे हैं ब्रिटिशर्स ने, बट फिलिस्तीन की डिमांड अचानक आई कहाँ से। तो देखिए, इस डिमांड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1916 से लेकर आज तक का पूरा टाइमलाइन समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन ही वो पहला यूरोपियन पावर था जिसने मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ किया था। पहले साइक्स पिकेट एग्रीमेंट, फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917 और उसके बाद फिलिस्तीन के पार्टीशन का पूरा प्रोसेस, सब कुछ ब्रिटेन के रोल से ही जुड़ा हुआ है। वही ब्रिटेन जहां से इसराइल के लिए पहली बार आवाज उठाई गई थी। अब एक तरह से ब्रिटेन का स्टंस एंटी इसराइल और प्रो फिलिस्तीन की तरफ होता हुआ दिख रहा है। और अब सवाल ये है कि क्या ये 2 ट्रिलियन डिमांड सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है या फिर इंटरनेशनल लॉ के तहत इसका कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिलिस्तीन की कहानी समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1916 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। इस टाइम ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो रहा था और ब्रिटिश और फ्रांस दोनों सोच रहे थे कि अगर ऑटोमन हार गया तो मिडिल ईस्ट के कौन से हिस्से किसके पास जाएंगे। इसीलिए एक सीक्रेट पैक्ट हुआ इन दोनों के बीच, साइक्स पिकट एग्रीमेंट। ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्क साइक्स और फ्रेंच डिप्लोमेट एफ जी पिकट लिटरली पेंसिल और स्केल लेकर मिडिल ईस्ट का मैप डिवाइड कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि सीरिया और लेबनान तो फ्रांस को मिलेगा और इराक और जॉर्डन ब्रिटेन को, एंड ऐसे ही अदर एरियाज भी बांट लिए। बट फिलिस्तीन को उन्होंने एक इंटरनेशनल जोन डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास के कुछ स्थान तीनों रिलीजन के लिए बहुत पवित्र थे, मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत के लिए। तो सभी ने सोचा कि ये एरिया किसी एक कॉलोनियल पावर के अंडर नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यूट्रल कंट्रोल में होना चाहिए। बट ये सब सिर्फ पेपर पे था। एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया और 1920 में लीग ऑफ नेशंस मैंडेट के थ्रू फिलिस्तीन का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। मतलब जो एरिया इंटरनेशनल जोन बनने वाला था वो प्रैक्टिकली एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। एंड ये कंट्रोल कब लिया ब्रिटेन ने? तो 1920 में। बट इससे पहले ही 1917 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक लेटर लिखा था यहूदी लीडर को। उसमें ब्रिटेन ने लिखा कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनेगा। मतलब यहाँ से जन्म शुरू हो जाता है इसराइल के आइडिया का। एंड आई हैव टू से ये लेटर एक टर्निंग पॉइंट था। बस प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त फिलिस्तीन में 90% पॉपुलेशन अरब फिलिस्तीनियंस की थी। ब्रिटेन ने डिसाइड कर लिया कि फिलिस्तीन की जमीन यहूदियों के लिए एक होमलैंड बनेगी और वहीं से रिसेंटमेंट शुरू हो गया। अब 1920 के बाद ब्रिटेन ऑफिशियली फिलिस्तीन का मैंडेट पावर बन गया। यहूदी इमिग्रेशन यूरोप से बढ़ने लगी, उन्होंने लैंड खरीदना स्टार्ट किया और धीरे धीरे अरब यहूदी टेंशन्स एस्केलेट होने लगी। फिर आता है 1936 का टाइम। इस टाइम एक बड़ा अरब रिवोल्ट हुआ, लेकिन ब्रिटेन ने उसको मिलिट्री फोर्स से क्रश कर दिया। फाइनली 1947 में ब्रिटेन ने बोला कि अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं और केस यूएन के हाथ में दे दिया। यूएन ने पार्टीशन का प्लान बनाया, एक यहूदी स्टेट और एक अरब स्टेट। यहूदियों ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया, बट अरब्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर फाइनली 1948 में इसराइल बन जाता है। अब बात करते हैं आज की कहानी। तो 21 सितंबर 2025 को यूके के पीएम कीयर स्टारमर ने अनाउंस किया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को ऑफिशियली स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा और उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही महमूद अब्बास ने डिमांड कर दी 2 ट्रिलियन की क्षतिपूर्ति। ये एक 400 पेज के लीगल पिटीशन के बेसिस पे है, जिसमें लिखा है कि 1917 से लेकर 1948 के बीच ब्रिटेन ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया और फिलिस्तीनियंस के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स को इग्नोर किया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एनजीओज और लॉयर्स कहते हैं कि आज के गाजा क्राइसिस का रूट कॉज भी ब्रिटेन का डिक्लेरेशन ही था।
ये सब तो ही थ्योरेटिकल बात है, बट क्या फिलिस्तीन की डिमांड लीगली पॉसिबल है? तो देखो, फिलिस्तीन के पास कुछ ऑप्शंस तो हैं, जैसे वो आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, यूएन एडवाइजरी ओपिनियन का भी ऑप्शन है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका भी ऑप्शन है, लेकिन सच ये है कि 2 ट्रिलियन तो नहीं मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि यूके से अपॉलॉजी आ जाए। इसके अलावा एक ऑप्शन है डिप्लोमेटिक सेटलमेंट, जिसमें यूके फिलिस्तीन को एड और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा फंड्स अलॉट कर सकता है। अब एक पॉइंट और है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कॉलोनियल लूट में इंडिया का क्लेम सबसे बड़ा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ब्रिटेन ने 1765 से लेकर 1900 के बीच यानी 135 साल के पीरियड में इंडिया से लगभग $65 ट्रिलियन एक्सट्रैक्ट किया था। यह अमाउंट एक सदी के एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस, ट्रेड इम्बैलेंसेस और रिसोर्सेज के थ्रू ये लूट मचाई। और शॉकिंग बात यह है कि इस टोटल वेल्थ का 52% मतलब 34 ट्रिलियन के आसपास सिर्फ यूके के 10% लोगों को गया, जबकि इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। इसी दौरान इंडिया का ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट 1750 में 25% से गिरकर 1900 तक सिर्फ 2% रह गया, और इसकी वजह थी ब्रिटिश प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। और सिर्फ पैसा ही नहीं, कल्चरल लूट भी मैसिव लेवल पर हुआ। कोहिनूर डायमंड हो या अमरावती स्तूप के पैनल्स, हजारों राजाओं के ट्रेजर, सब कुछ अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम या टावर ऑफ लंदन में रखे हुए हैं, आई मीन चोर बाजार में रखे हुए हैं। तो फिर यहाँ वही बात आ जाती है कि अगर फिलिस्तीन को 2 ट्रिलियन मिलना चाहिए तो उससे पहले भारत को अपना 65 ट्रिलियन और कल्चरल हेरिटेज वापस मिलना चाहिए। और आई थिंक इसके लिए हमें डिप्लोमेटिकली और ज्यादा पुश करने की जरूरत है। आई रिमेम्बर कुछ साल पहले काफी कुछ हम लोग यूके से वापस लेकर आए थे, उसी तरह हमें फिर से प्रेशर बिल्ड करना होगा एंड हमारी कल्चरल हेरिटेज को वापस भारत में लाना होगा। खैर, यूके के लिए ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, क्योंकि यूके अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट जाकर गुडविल दिखाना चाहता था, लेकिन अब कॉलोनियल डेट का बिल सामने है। इसराइल तो इस बात को लेकर क्लियर है कि कोई फिलिस्तीन स्टेट नहीं बनेगा, और यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के स्टेट रिकॉग्निशन से ग्राउंड पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। इसराइल को जो करना है वो करके रहेगा। खैर, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? क्या हमें सिर्फ डिप्लोमेसी के सहारा लेकर अपनी हेरिटेज यूके से वापस मांगनी चाहिए, या फिर एक और ज्यादा असर्टिव स्टैंड लेना होगा? क्योंकि आप समझिए, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बात नहीं है, ये एक कल्चरल जस्टिस का मुद्दा है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर ग्रीस अपने मार्बल्स के लिए लड़ाई कर सकता है, नाइजीरिया अपने बेनिन ब्रोंज के लिए डिमांड कर सकता है, तो क्या भारत जैसे सिविलाइजेशनल पावर को अपना हक नहीं मांगना चाहिए? क्या हम अपनी हिस्ट्री को सिर्फ टेक्स्ट बुक और डॉक्यूमेंट्स तक सीमित रखेंगे, या फिर उसे वापस अपने घर लेकर आएंगे? लिखिएगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बिंग, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।